जो नया सुप्रीम लीडर है वो भी गंभीर रूप से घायल है। ये जो नया खमेनेई है ये जमीन के 100 फुट नीचे छुपा हुआ है। बोथ द अमेरिकन एंड द इजरायलीज इसको हंट कर रहे हैं। ईरान ने क्या करा है दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द उन्होंने मिसाइल लगा रखी है। ईरान के हाथ में एक और बहुत बड़ा हथियार है एंड दैट इज इकोनॉमिक ब्लॉकेड। 90-92 डॉलर प्रति बैरल बिक रहा है तेल, ये 200 पार कर जाए, सारी की सारी अर्थव्यवस्था पूरे इलाके की ठप हो जाएगी। पूरा दुनिया जो है ऐसे ऐसे द वर्ल्ड विल शेक। सुपरसोनिक नहीं है, हाई सबसोनिक माने 0.8 0.9 मार्क का होगा। जो मिसाइल आपको पता है मिसाइल के द्वारा या ड्रोन्स के द्वारा उन्होंने हाहाकार मचा रखा है। ये सारी की सारी फैक्ट्री हैं दोस्तों, ये 50 फुट जमीन के नीचे 100 फुट जमीन के नीचे पूरा का पूरा शहर बना लिया ईरान ने। वही प्लेटफॉर्म यूज करके चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री बर्बाद हो जाए। उस तेल के पैसे को इस्तेमाल करके रशियंस जो थे वो मासूम यूक्रेनियंस को मार रहे थे, लेकिन आज की तारीख में उससे फूल बरसाएंगे यूक्रेन के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। खबर आई है कि मुश्तबा खमेनी जो नया सुप्रीम लीडर है वो भी गंभीर रूप से घायल है, और उसी दिन घायल हो गया था जिस दिन उसके फादर अली खमेनी को मारा गया था। तो दोस्तों आज की तारीख में जब लोगों को बुलाया गया, जब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले सामने आए और उनको बोला कि तुम अपने लीडर के सामने शपथ लो कि तुम उसके लिए लॉयल रहोगे और उसके एक आदेश पे, एक ऑर्डर पे तुम अपने सर कलम करवा दोगे, तो वो शपथ उन्होंने एक कार्डबोर्ड कटआउट, एक फोटो के सामने ली, क्योंकि ये जो नया खमेनेई है ये जमीन के 100 फुट नीचे छुपा हुआ है। ये बाहर आने को राजी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको बोथ द अमेरिकन एंड द इजरायलीज इसको हंट कर रहे हैं और इनको बोल दिया देयर इज अ टारगेट ऑन योर बैक, तुम दिखोगे तुम्हें निपटा देंगे। और वहां पे यूएस के सेंट्रल कमांड ने 16 जहाज डुबा दिए ईरानियों के। ये कौन से जहाज थे और इन जहाजों का स्पेशलाइजेशन क्या था और क्यों इन 16 जहाजों को टारगेट किया गया, चलिए आज के वीडियो में ये जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कवर करती है, कहती है कि न्यू इरानियन लीडर वाज वुंडेड early in the war. Iranian and Israeli officials say 3 days after Mojtaba Khamenei was proclaimed to have succeeded his slain father as Iran's supreme leader, he has not appeared on video or in public nor issued any written statements. One reason is concern that any communication could reveal his location and put him in danger, according to 3 Iranian officials speaking on condition of anonymity to discuss a sensitive subject in Iran. But another factor is that Mr. Khamenei, 56, was injured on the opening day of the attack by Israel in the United States. The 3 Iranian officials said they were told by more senior figures in the government over the past 2 days that Mr. Khamenei had suffered injuries including to his legs, but that he was alert and sheltering at a highly secure location with limited communication. अब दोस्तों इसको छुपा के रखा हुआ है, इसको छुपा के रखा हुआ है क्योंकि इसके पीछे पड़ गए हैं और इनको पता है कि धीरे 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 इस लाइन को खत्म करो। यही इनका इरादा था। जब मैं बात कर रहा हूं हियर स्पेसिफिकली अमेरिकन एंड इजरायलीज, मोर इजरायलीज देन अमेरिकन। अमेरिकन के एम थोड़े से मुझे गोलमोल दिख रहे हैं, लेकिन इजरायलीज आर एक्सट्रीमली क्लियर ऑपरेशनली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली दे आर क्रिस्टल क्लियर, द इजरायलीज, और वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर ये मिल गया तो इसको निपटा देंगे ये लोग। दोस्तों, US destroys mine-laying vessels in most intense day of Iran strikes. The US military eliminated 16 Iranian mine-laying vessels near the Strait of Hormuz on Tuesday. The US Central Command said in a statement on the same day. Pentagon Chief Pete Hegseth said the United States delivered the most intense day of strikes inside Iran. We are crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes, intelligence more refined and better than ever, Hegseth told reporters. अब दोस्तों ये US सेंट्रल कमांड ने ट्वीट किया है, US forces eliminated multiple Iranian naval vessels March 10 including 16 mine layers near the Strait of Hormuz. ईरान ने क्या करा है दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द उन्होंने मिसाइल लगा रखी है, उन्होंने अपनी फोर्सेस लगा रखी है, उन्होंने पूरा ब्लॉकेड कर रखा है कि यहां से तेल नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर्स जो भी हैं इनसे लड़ रहा है और इनके सहारे लड़ रहा है। यानी कि दुश्मन भी इन्हीं से वार कर रहा है और ईरान भी इससे वार कर रहा है, राइट? लेकिन इसके अलावा ईरान के हाथ में एक और बहुत बड़ा हथियार है एंड दैट इज इकोनॉमिक ब्लॉकेड। पूरे इलाके का मीन्स ऑफ अर्निंग क्या है, रेवेन्यू क्या है? जितने बड़े बड़े ये देश हैं उनका मीन्स ऑफ अर्निंग, उनका मीन्स ऑफ रेवेन्यू है क्या? तेल, एनर्जी, राइट? उसी को ब्लॉक कर दिया ईरान ने।
और ईरान का यह मकसद है कि जो आज की तारीख में 90-92 डॉलर प्रति बैरल बिक रहा है तेल, ये 200 पार कर जाए। ये इनका स्टेटेड एम है। दैट इज व्हाट दे विश टू डू एंड दे हैव बीन वेरी ब्लंट अबाउट इट। खुल के बोला ईरानियों ने कि साहब, अगर तेल का दाम 200 डॉलर पर बैरल से ज्यादा चला जाता है, इट गोज नॉर्थ ऑफ $200 पर बैरल, देन वी हैव वॉन। और वही हमारा एम है, हम चाहते ही है करना, क्योंकि $200 पर बैरल में दोस्तों सारी की सारी अर्थव्यवस्था पूरे इलाके की ठप हो जाएगी। पूरा दुनिया जो है ऐसे ऐसे द वर्ल्ड विल शेक and the world will shake simply because nobody can afford oil at that rate and everything will crash, everything will collapse। लिहाजा इजराइल के ऊपर, यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा अननेचुरल प्रेशर आएगा और फिर वो लोग पीछे भाग जाएंगे। ये ईरान का टोटल एंड गेम है। तो ईरान ने क्या करा है इसके लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां पे दोस्तों माइंस लगा दी हैं, बारूद की सुरंगें लगा दी हैं कि अगर बाय द वे इनकी मिसाइल से, इनकी फौज से कोई जहाज बच जाता है जो तेल वहां पे लेकर जा रहा है, कोई भी बच रहा है वहां पे, तो साहब माइंस में वो टकराएगा। बारूदी सुरंगें जो पानी में फ्लोट कर रही होंगी, पानी के नीचे होंगी, वो फ्लोट कर रही होंगी, उसमें टकराएगा और पूरा का पूरा जहाज डूब जाएगा। तो ईरान ने पूरी कोशिश करी कि पूरी जगह को माइन करने की, और यहां पे 16 माइन लेयर्स को निपटा दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने बोला है कि साहब ये जहाज माइन लगा रहे थे ईरानी, डुबाओ इनको, खत्म करो। So they have destroyed those 16, mine-laying craft. Drop 2,000-pound bombs. US launches B-2 bombers to dismantle Iran's missile production capabilities. The United States military is now moving to dismantle Iran's missile production. White House Press Secretary Caroline Leavitt said during a briefing, adding that B-2 bombers had recently dropped 2,000-pound bombs on what she described as deeply buried missile sites in Iran. B-2 bombers can carry GBU-57 bunker busters designed to penetrate deep underground before detonating. तो साहब ये है B-2 मल्टी रोल बॉम्बर फॉर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर स्ट्राइक्स। स्टेल्थ है इसमें, तो यानी कि एयर डिफेंस इसको पता नहीं लगा पाएगा। इसका सिग्नेचर बहुत छोटा है, या जो रेडार पे ये दिखेगा वो बहुत कम दिखेगा, जहाज के रूप में इतना बड़ा नहीं दिखेगा उसके। एंड एडवांस स्टेल्थ विद मिनिमल रेडार, फ्लाइंग विंग डिजाइन फॉर हाई सर्वाइवेबिलिटी एंड लॉन्ग रेंज। और यहां पे इसके कुछ फीचर्स हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है 6000 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 9600 किलोमीटर ये चल सकता है। 50,000 फुट की हाइट पे ये उड़ सकता है। हाई सबसोनिक है, यानी कि सुपरसोनिक नहीं है, हाई सबसोनिक माने 0.8 0.9 माक का होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। पेलोड कैपेसिटी है 18,144 किलो, ये उठा के उड़ सकता है। एंड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, फ्यूल कैपेसिटी, ये सारी की सारी चीजें इसमें दे रखी हैं दोस्तों। बेसिक बात ये है कि जो मिसाइल, आपको पता है मिसाइल के द्वारा या ड्रोन्स के द्वारा उन्होंने हाहाकार मचा रखा है। अब यूएस ये ढूंढ रहा है कि मिसाइल बनाते कहां, इनको पता है, इनको पता है कि मिसाइल बनाते क्या, लेकिन वो वैसी फैक्ट्री नहीं है जैसे हम लोग देखते हैं। ये सारी की सारी फैक्ट्री हैं दोस्तों, ये 50 फुट जमीन के नीचे, 100 फुट जमीन के नीचे पूरा का पूरा शहर बना लिया ईरान ने। कभी पहाड़ खोद के बिल्कुल अंदर जाके बनाया वहां पे, कि ऊपर से अगर बमबारी हो तो नीचे लोग सेफ रहें। लिहाजा ये लोग इस तरीके के बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएस इस तरीके के 2000 पाउंड बॉम्ब्स हैं जो डीप पेनिट्रेशन है, ये बिल्कुल अंदर जाके फटते हैं। जब इन्होंने मिडनाइट हैमर करा था तब भी इन्होंने इसी प्रकार के यूज करे थे वेपन्स। तो अब वही प्लेटफॉर्म यूज करके चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री की फैक्ट्री बर्बाद हो जाए, यानी कि मिसाइल बनाने की कैपेसिटी इनकी खत्म हो जाए। फैक्ट्री में बन रही होंगी ना, फैक्ट्री खत्म कर दो, कहानी खत्म। दैट इज व्हाट द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू डू हियर। और यहां पे दोस्तों जब हम तेल की बात कर रहे हैं, यहां पे रिलायंस ग्रुप ने, आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, रिलायंस ग्रुप ने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। मैं तो ये मानता हूं कि इट इज अ ह्यूज विन फॉर द रिलायंस ग्रुप, इट्स अ ह्यूज विन फॉर इंडिया। एंड व्हाई, लेट मी टेल यू दिस। Historic $300 billion deal US to get new oil refinery with Reliance backing. Trump calls it a massive win. और ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, America is returning to real energy dominance today. I'm proud to announce that America First Refining is opening the first new US oil refinery in 50 years in Brownsville, Texas. This is a historical $300 billion deal, the biggest in US history, a massive win for American workers, energy, and the great people of South Texas. Thank you to our partners in India and the largest privately held energy company, Reliance, for this tremendous investment. It is because of our America First agenda, streamlining permits and lowering taxes, that have attracted billions of dollars in deals coming back to our nation. A new refinery at the port of Brownsville will fuel US markets, strengthen our national security, boost American energy production, deliver billions of dollars in economic impact, and will be the cleanest refinery in the world. It will power global exports and bring thousands of long overdue jobs and growth to a region that deserves it. This is what America energy dominance looks like. तो बड़ा इसने
लिखा है इसके ऊपर, बड़ी तारीफें करी हैं रिलायंस ग्रुप जो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है $300 अरब का। दोस्तों ये देखिए, जैरेड कुशनर, इवांका ट्रंप विद मुकेश अंबानी, ये जैरेड कुशनर है, ये दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का, राइट। तो ये मुकेश अंबानी के साथ 2 मार्च 2024, ठीक है जी, 2024 में। तो तब से इनकी बात चल रही है इन लोगों के साथ। जब दूसरी बार ये राष्ट्रपति ये तो बना 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति, दूसरी बार जब बना, यानी कि जब ये मीटिंग हुई थी तब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं था, राइट। डेट सामने लिखी है 2 मार्च 2024। और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर विद अनंत अंबानी ड्यूरिंग अ विजिट टू वांटारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर, ये देखिए 21 नवंबर 2025। मैंने तब भी बोला था दोस्तों, मैंने तब भी यही बात बोली थी कि ये लोग कुछ करने वाले हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, डेट के साथ आपको पता लग जाएगा। दिस इज अ वेरी बिग हिंट फॉर टॉप इंडियन बिजनेसमैन, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो, राइट। आपको पैसे बनाने हैं, आपको कुछ भी चाहिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठा है, आप ट्रंप फैमिली के साथ अपने बिजनेसेस करिए अरबों डॉलर के, और फिर आप देखिए जहां पे आपने उंगली लगा दी, ट्रंप वहीं पे साइन कर देगा, ठीक है ना। सीधी बात है, ट्रंप बिजनेस करने के लिए बैठा है। जब मैंने ये बात बोली तो बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करा कि मेजर साहब क्या है, आपको पता ही नहीं है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, और ये वो, इसमें बड़ा डिप्लोमेटिक ऐसा। मैंने बोला ट्रंप के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ट्रंप के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रंप के साथ सीधी बात है, ये मेरा दामाद है, ये मेरा बेटा है, बस सीधी सी डील है यार। इसमें ना कोई डिप्लोमेसी है, ना इसमें कुछ है, ना कोई प्लानिंग है। सीधी बात है, उसका परिवार है, आप जाओ, वो सब कुछ कर देगा आपके लिए, और जैसा बंदा फिर आपको वैसा डील करना पड़ेगा। आप दुनिया भर की डिप्लोमेसी कर लो, ट्रंप ही विल जस्ट मेक वन ट्रूथ सोशल पोस्ट, आपका स्टॉक मार्केट जो है ऊपर से नीचे हो जाएगा। और उसको पता है यार, ट्रंप को ये बात पता है कि उसके अंदर, मतलब उसके पास क्या ताकत है, ही नोज दैट, और वो ताकत इस्तेमाल करने में झिझकता नहीं है एक सेकंड। उसको ये नहीं समझ में आता कि मेरे एक ट्वीट से या मेरे एक ट्रूथ सोशल के पोस्ट से दुनिया में कितने लोगों को नुकसान हो जाएगा, लोगों की सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, लोग मिडिल क्लास के भी हैं, गरीब लोग हैं, उनको इंपैक्ट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिंगल फोकस है मेक ट्रंप फैमिली ग्रेट अगेन। उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी फोकस है नहीं, वो तो लिख रहा है यहां पे पूरा। यहां पे सीधी बात है, इन लोगों से मिल मिला के खत्म करा। इन्होंने बोला ठीक है, कितना चाहिए, $300 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डन, कैरी ऑन, साइन करा, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। नाउ यू हैव अ रियल होल्ड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नॉट कि ये $20-30 हजार डॉलर जो पाकिस्तानी खर्च करते थे ना, आपने बड़ा सुना है कि वो पहुंच गया लंच करने, वो पहुंच गया डिनर करने व्हाइट हाउस, और आसिम मुनीर ने ये, और हमने ये कर दिया वो, और वहां पे कोई बैठा है, वहां पे साहब बड़ा कोई सीनियर बैठा है पाकिस्तानी, जो रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा मेंबर है साहब, बड़ा तगड़ा है, उसने किस मीटिंग ट्रंप तो डेली मिल रहा है लोगों से, डेली मिल रहा है लोगों से, राइट। तो साहब हमने ये करा, इतने $1000 खर्च करे, ये कितने $1000 खर्च करे, ये देखिए साहब, $300 अरब की डील है, $300 अरब की डील है। दिस इज रियल फ्लेक्स। यहां पे पुतिन से रशिया कैन सप्लाई ऑयल गैस टू यूरोप एज एनर्जी प्राइसेस। और मुझे लगता है कि पुतिन को फायदा हो गया, रूस को फायदा हो गया दोस्तों। अब देखिए ना, आज की तारीख में अमेरिका भारत से कह रहा है कि प्लीज यार आप एक काम करो, रशिया से तेल खरीदो। नाउ इट हैज कम अ फुल सर्कल, इट हैज कम एन एब्सोल्यूट फुल सर्कल। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं। जो बाइडेन राष्ट्रपति था, पुतिन घुस गया यूक्रेन के अंदर, जो बाइडेन ने बोला भारत से यार प्लीज तेल खरीद लो यार, अगर तुम तेल खरीदोगे तो मार्केट्स थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएंगे, तुम तेल खरीद लो। भारत ने बोला ठीक है, भारत ने तेल खरीदना शुरू करा। अब ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, आप अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते, तो भारत ने स्विच ऑन कर दिया। चलो कोई बात नहीं, भारत रूस से तेल खरीदने लगा, डिस्काउंट पे मिला, बहुत अच्छा, एवरीथिंग गुड, डन, ओके। स्टेप 2, डोनाल्ड ट्रंप आता है, कह रहा है ये क्या है, ये तो जो बाइडेन बिल्कुल बेवकूफ था, उसने पता नहीं क्या कर दिया, नहीं इंडिया तुम बंद करो वरना हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने वो इंडिया ने बंद नहीं करा, लेकिन खूब प्रेशर, खूब प्रेशर, खूब प्रेशर। अचानक क्या कह रहा है, प्लीज एक काम करो, तेल तो हम खरीद ही रहे थे, ना तुम्हारे कहने से बंद करा, ना तुम्हारी सो कॉल्ड कोट अनकोट, जिसको मीडिया परमिशन कह रहा है, राइट, इंडिया डज नॉट नीड एनीबॉडीज ब्लडी परमिशन, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन जो मीडिया परमिशन वर्ड कह रहा है, अब वो कह रहे हैं तुम खरीद लो तेल। यानी कि पहले जो भारत तेल खरीद रहा था, उससे यूक्रेन में लोग मर रहे थे, जो इनोसेंट लोग थे, वो भारत फंड कर रहा था उनकी डेथ। ऐसा अमेरिका ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका बोल रहा है। लेकिन अब जब भारत खरीदेगा तो यूक्रेनियंस की डेथ को फंड नहीं करेगा,
आप दोगलापन देख रहे हैं अमेरिकन का। यानी कि आज से 6 महीना पहले जो भारत रूस से तेल खरीद रहा था, उससे उस तेल के पैसे को इस्तेमाल करके रशियंस जो थे वो मासूम यूक्रेनियंस को मार रहे थे। लेकिन आज की तारीख में उससे फूल बरसाएंगे यूक्रेन के ऊपर। देख रहे हैं दोगलापन। भारत ने 30 मिलियन बैरल्स का इमीडिएटली ऑर्डर दे दिया रशिया को, 30 मिलियन बैरल्स का रूस को ऑर्डर दे दिया है। इफ यूरोपियन कंपनीज एंड यूरोपियन बायर्स सडनली डिसाइड टू रीओरिएंट देमसेल्व्स एंड प्रोवाइड अस विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कोऑपरेशन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर्स, देन यस, वी हैव नेवर रिफ्यूज्ड इट, वी आर रेडी टू वर्क विद यूरोपियंस टू. Putin said in a meeting with government officials and heads of Russia's top oil and gas producers, he said that Russian companies should take advantage of conflict in the Middle East, which has seen Iran effectively halt shipping in the Strait of Hormuz. इनके लिए तो इनकी लॉटरी खुल गई है। अब भारत क्या करेगा? आपको लगता है कि भारत वो 30 मिलियन बैरल ऑयल खुद कंज्यूम करेगा? नहीं, भारत रिफाइन करेगा, भारत यूरोप बेचेगा। भारत पहले भी यही काम कर रहा था। दबा के रूस से तेल खरीदो, जितना आपको चाहिए नहीं उससे 5 गुना खरीदो, और फिर उसको रिफाइन करो, कुछ अपने पास रखो, कुछ अपने स्टॉक्स बिल्डअप करो, राइट, और फिर कुछ यूरोप बेचो। 2024 में इंडिया वाज द टॉप फ्यूल एक्सपोर्टर टू यूरोप। तभी यूरोपियंस को शौक लगा कि यार इनके पास तो तेल है नहीं इतना। ये सऊदी अरब को इन लोगों ने पार कर दिया। इन लोगों ने खरीद के रूसी तेल इतना रिफाइन करा कि इन्होंने तेल बेचने के चक्कर में यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया था। तभी घंटी बजी वहां पे कि इनके पास तो है ही नहीं तेल, थोड़ा बहुत निकलता है, ये तो खुद इंपोर्ट करते हैं। ये एक्सपोर्टर कैसे बन गए सबसे बड़े तेल के? अब दोस्तों ये खबर है, ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये खबर बांग्लादेश की है और इसका ईरान की लड़ाई से सीधा ताल्लुक है। मैं 2 मिनट लूंगा, आपको प्रॉपर समझा दूंगा। देखिए, भारत ने ना 5000 टन डीजल बांग्लादेश को सप्लाई किया। Bangladesh is set to receive 5,000 metric tons of diesel from India through a pipeline amid a escalating energy crisis. Dhaka is set to receive diesel from Parbatipur Depot in Dinajpur, a district in Rangpur division, from the Numaligarh refinery in Assam through the Bangladesh-India Friendship Pipeline. A discussion on supplying diesel to Dhaka was held on Monday between Indian High Commissioner to Dhaka, Pranay Verma, and Bangladesh Finance Minister Amir Khusro Mahmood Chowdhury. According to the proposal, a supply of an additional 50,000 metric tons of diesel over the next 4 months through the Bangladesh-India Friendship Corridor was also discussed. तो अभी ये 5,000 टन की बात कर रहे हैं और अगले 4 महीने में कह रहे हैं कि 50,000 मीट्रिक टन की बातचीत हुई है। वो अभी पक्का नहीं है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, होगा नहीं होगा, नोबडी नोज, पर बातचीत हुई है। अब दोस्तों 2023 में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ये क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन, इसको इनॉग्रेट किया। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि साहब ये गलत है और बांग्लादेश, आपने देखा उन्होंने ये करा वो करा, बांग्लादेश में कई सारी चीजें। दोस्तों ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश में एक इंसान था जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस। उसने ये सब करवाया जमात इस्लामी के साथ मिलकर। नाउ बांग्लादेश हैज रीच्ड आउट, और बांग्लादेश ने रीच आउट किया है। बांग्लादेश वहीं पे रहेगा नक्शे में, आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, और आज से 100 साल के बाद भी बांग्लादेश वहीं पे रहेगा। दूसरी सच्चाई यह है कि 4000 किलोमीटर बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ मिलता है। हां, आप ये कह सकते हैं कि साहब आपने ये करा वो करा, हमें ये पसंद नहीं, आपने ऐसा बोला वो काम करा, आपने गलत करा, मासूमों को मारा, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया, ये सब, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप मत बात करिए, बिल्कुल, और ये जायज होगा अगर आप बात नहीं करेंगे। आप मत बात करो बांग्लादेश से। एंड में होगा क्या? चाइना आके बैठ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक नेबर है बांग्लादेश, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, राइट, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर, वहां पे आके चाइना बैठ जाए, अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकली सोचें तो आप थोड़ा सा अगर लंबा सोचेंगे, जब शेख हसीना थी सब चीजें नॉर्मल थी। जो नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म हुआ, मिलिटेंसी हुई, शेख हसीना ने एंड में आके वो भी समझा। यही चीज तारिक रहमान को समझानी है कि इंडिया की रेड लाइंस क्या है, इंडिया को प्रॉब्लम्स क्या है। तो हम बांग्लादेश की प्रॉब्लम समझें, बांग्लादेश भारत की प्रॉब्लम समझे। इस तरीके से वी हैव टू नॉर्मलाइज दिस रिलेशनशिप। और मैं कह रहा हूं, चाहे मालदीव्स हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, म्यांमार हो, भूटान, एनी XYZ एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया शुड नॉर्मलाइज इट्स रिलेशन विथ एवरी नेबर, और कर भी रहे। मालदीव्स का हो गया, श्रीलंका का हो गया, नेपाल का हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से बांग्लादेश का भी होना जरूरी है। दिस इज माय पर्सनल व्यू। देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट इट। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, आप बोलें कि नहीं साहब अब तो बिल्कुल हम जीवन भर बात नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज कि ठीक है, लेट्स मेक थिंग्स बेटर।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चोजन द पाथ ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।